नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों ही राज्यों में कांवड़ यात्रा शुरू होने में बस अब कुछ गिनती के दिन बाकी हैं और उससे पहले ही सियासी और धार्मिक तनाव बढ़ गया है। यूपी की तरह उत्तराखंड सरकार ने भी कांवड़ मार्ग पर होटल और ढाबा संचालकों का नाम लिखने का आदेश जारी कर दिया है। उत्तराखंड सरकार के आदेश में यह साफ कहा गया है कि कांवड़ रूट पर दुकानदारों को अपनी दुकान के आगे लाइसेंस नंबर और आधार कार्ड साथ रखना पड़ेगा और साथ में चिपकाना पड़ेगा। बीते साल भी सरकार ने इसी तरीके का फैसला लिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार को अपने फैसले पर यू टर्न लेना पड़ा था। हालांकि इस बार फिर से सरकार ने ऐसा ही किया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद इसके पीछे जो वजह बताई है, एक बार पहले आप उसको सुनिए। जो रास्ते भर में जो दुकानदार होते हैं, खाद्य सामग्री जहाँ खाना मिलता है वो सब शुद्ध होना चाहिए और कहीं किसी प्रकार की मिलावट ना हो। पिछले समय में थूक जहाज जैसी घटनाएं आई थी और भोजन को, खाद्य पदार्थों को इस प्रकार से अशुद्ध करना किसी भी कीमत पर देवभूमि में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं गणेश जोशी हूँ, तो मैं गणेश खान थोड़ी देख लूँगा। अगर मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो बिल्कुल सही कहा है और लोगों को इसका पालन करना चाहिए, क्योंकि बीच में इस प्रकार की घटनाएं घटी हैं कि खाने में थूकना, अन्य प्रकार की घटनाएं, उसके लिए अपनी पहचान, अपना पहचान पत्र होना बहुत जरूरी है। तो कांवड़ यात्रा से जुड़ी आस्था, विश्वास और पवित्रता को देखते हुए योगी सरकार पहले से ही काफी सख्ती बरतती रही है और इस बार कांवड़ यात्रा से पहले सभी कांवड़ मार्गों पर खुले में मांस बेचने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। तो सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार भी पहले की तरह ही इस बार भी सख्ती बरत रही है। साथ ही हर दुकानदार को अपने नाम, पते और मोबाइल नंबर भी लिखने को कहा गया है। यह पहली बार नहीं है जब योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा के दौरान सख्ती दिखाई है। साल 2022 में मांस और शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई थी। उसके बाद साल 2023 में खुले में मांस बेचने पर पाबंदी लगी और साल 2024 में नेम प्लेट वाला आदेश आया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से रोक लगा दिया था। हालांकि 24 सितंबर 2024 को सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक और आदेश जारी किया था और इस बार जो राज्य भर में ये आदेश दे दिया गया था इसके जरिए कि जो रेस्टोरेंट, होटल और ढाबे के मालिक होंगे वो अपने मैनेजर समेत, अपने कर्मचारियों समेत सारा नाम पता सबका लिखकर वहां दर्शाएंगे। अब 2025 में यात्रा से पहले सरकार फिर से पुराने तेवर में है। लेकिन जैसे जैसे कांवड़ यात्रा की तारीख नजदीक आ रही है, योगी सरकार के इन फैसलों को लेकर तीखे रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग योगी सरकार के ऊपर मुस्लिम विरोधी एजेंडा चलाने और लोगों को भड़काने का आरोप लगा रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना कौसर हयात ने यहां तक कह दिया कि कांवड़ यात्रा पर जो लोग निकलते हैं वो हमसे ज्यादा मांस खाते हैं। दूसरी तरफ कुछ हिंदू संगठन हैं जो कि चेकिंग अभियान चलाने में जुटे हुए हैं और यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में स्वामी यशवीर महाराज के लोग कांवड़ यात्रा मार्ग में दुकानों, ढाबों और होटलों की चेकिंग में बाकायदा जुटे हुए कि कहीं कोई फर्जी नाम पते से अपनी दुकान तो नहीं चला रहा। हिंदू वीर संगठन के इस अभियान को लेकर अब एक नया बखेड़ा शुरू हो गया। संगठन के कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है कि पहचान साबित करने के लिए एक दुकानदार की पैंट उतरवाने की कोशिश की गई। अब समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ये कह रहे हैं कि हिंदू वीर संगठनों के कार्यकर्ताओं और पहलगाम के आतंकियों में क्या फर्क है, जबकि जिस ढाबे में चेकिंग का यह मसला था उस ढाबे के मैनेजर ने खुद सामने आकर कहा है कि जब चेकिंग हुई थी तो किसी भी व्यक्ति का कपड़ा नहीं उतारा गया। हां, मैनेजर ने जरूर बताया कि हिंदू नाम वाले ढाबे के मुस्लिम मालिक को लेकर उसने सभी लोगों को सच्चाई बता दी थी और इसीलिए उसे मालिक ने अपने साथियों के साथ मिलकर पीटा भी था। जरा उसका पहले बयान सुनिए, उसके बाद इसके आगे की कहानी आपको बताऊं। जो हिंदू मुसलमान करके यहाँ की आबादी को बांटना चाहते हैं और आबादी बढ़ने के बाद देश कमजोर हो, इनका एक एजेंडा है। लोग इस बात को समझ नहीं रहे, लेकिन धर्म की आड़ में धार्मिक ब्लैकमेल करके ये सब हरकतें कर रहे हैं
किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? यहाँ पेंट वेंट किसी की नहीं खुली। मैं 24 घंटे यही हूँ और साहब कोई झूठ सच की क्या गुंजाइश, सच बोल रहा हूँ। मेरे सामने कुछ भी ऐसी घटना नहीं हुई। मेरी देखी बेटे ये जी वो पेंट वेंट पे कोई बात नहीं थी। तो दरअसल ये पूरा मसला ये है कि कांवड़ मार्ग पर ऐसे कई होटल हैं जिनके नाम तो हिंदू पहचान से जुड़े हुए, जैसे कान्हा, वैष्णो, गणेश, लेकिन इन होटलों के मालिक मुसलमान हैं। वैसे इसमें कोई कानूनी अड़चन नहीं है कि कोई मुसलमान अपने होटल का नाम हिंदू नाम पर रखे या नहीं, कानूनी कोई ऐसी बाध्यता नहीं है। लेकिन समस्या यह है कि ऐसे हिंदू नाम वाले होटल चलाने वाले मुस्लिम मालिक अपनी पहचान बड़ी चालाकी से छिपा लेते हैं। ऐसे में चाहे योगी सरकार हो या धामी सरकार, उनका ऑर्डर यहां बहुत महत्वपूर्ण है कि मालिक को अब अपना नाम भी लिखना पड़े। अब एक कांवड़ियों पर निर्भर करेगा कि वो किसी साबिर के कान्हा ढाबे में जाएंगे या नहीं, या दानिश की कान्हा कन्फेक्शनरी से सामान खरीदेंगे या नहीं। यहां एक बात और समझिए, यहां एक कोई कह सकता है कि 2 पैसे कमाने के लिए मुसलमान अगर अपनी पहचान छिपा लेता है या अपना नाम नहीं बताता है तो इसमें किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए। यहां पर यह समझना बहुत जरूरी है कि कांवड़ यात्रा आस्था और विश्वास के साथ साथ पवित्रता और स्वच्छता से जुड़ा हुआ है, और हिंदू और मुस्लिम इन दोनों धर्मों में पवित्रता और शुद्धता को लेकर जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है वो बहुत अलग अलग है। यहां पर अगर ये कहा जा रहा है कि मुसलमान ढाबा मालिक या होटल मालिक को अपनी पहचान बतानी चाहिए क्योंकि ये कांवड़ियों की आस्था का मामला है, उनकी पवित्रता और शुद्धता की जो उनकी मान्यता है उससे जुड़ा हुआ मामला है, तो यहां पर यह समझना होगा कि यहां किसी मुसलमान को यह नहीं कहा जा रहा है कि वो अशुद्ध है या वो अनहाइजेनिक है या वो खाना बनाने में हाइजीन का ध्यान नहीं रखते। इस तरह की बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदू और इस्लाम दोनों धर्मों में स्वच्छता का और जो पवित्रता का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अलग है। कांवड़ यात्रा में पवित्रता बहुत महत्वपूर्ण है। कांवड़िए शाकाहारी भोजन करते हैं, लेकिन इस्लाम में मांसाहार का उनकी मजहबी पवित्रता से कोई रिश्ता नहीं है। आप जानते होंगे कि रमजान के महीने में दिन भर उपवास रखने के बाद मुस्लिम इफ्तार में मांसाहार भी कर सकते हैं और करते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में किसी भी धार्मिक यात्रा में या किसी भी तरह के उपवास में, किसी भी तरह के व्रत में, उसके पहले बाद में तो छोड़िए, उपवास तोड़ने में मांसाहार का तो सवाल ही नहीं उठता। इवन यहां तक कि उसके उपवास के पहले भी और कई बार तो एक दिन पहले भी मांसाहार निषिद्ध होता है, लोग मांसाहार नहीं करते। ऐसे में ये सवाल लोगों के मन में उठता है और ये उठना स्वाभाविक है कि क्या किसी मुस्लिम ढाबे या होटल वाले से ये उम्मीद की जा सकती है क्या कि वो कांवड़ियों के लिए बनाए जा रहे भोजन में पवित्रता और शुद्धता का उसी रूप में ध्यान रखेंगे जैसा कि हिंदू धर्म की मान्यता कहती है। हिंदू धर्म की मान्यता यह कहती है कि अगर आप धार्मिक यात्रा या किसी तरह के व्रत या उपवास को कर रहे हैं तो उसके लिए जो भोजन बनाया जाएगा, चाहे उपवास के पहले या बाद में जो भी खाया जाएगा, उसको बनाने में भी उसी तरह की स्वच्छता और पवित्रता का ध्यान रखा जाएगा। यानी कि कोई मांसाहार करके वो भोजन नहीं बना सकता। मांसाहार करने की बात तो छोड़िए, मांसाहार करने के बाद यानी मांस मछली खाने के बाद वो भोजन भी नहीं बना सकता जिसको कि एक व्रती या कोई उपवास करने वाला आदमी या स्त्री खाए। ऐसे में आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि कोई मुसलमान जिसकी धार्मिक मान्यता इन सब चीजों से जुड़ी हुई नहीं है, उनके भोजन से जुड़ी हुई नहीं है, वो हिंदू धर्म की मान्यताओं के हिसाब से काम करेगा। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी लोग ऐसा नहीं करेंगे या नहीं करते होंगे, बहुत मुमकिन है कि बहुत सारे मुसलमान इसका ध्यान रखते होंगे, लेकिन अगर कांवड़ियों के मन में ये सवाल है, ये संशय है कि पता नहीं उसे जो भोजन खिलाया जा रहा है उसे बनाने वाले आदमी ने उस पवित्रता और शुद्धता के उस कॉन्सेप्ट या उस मान्यता का ध्यान रखा होगा कि नहीं जो हम जिसको मानते हैं। अगर कोई कांवड़िया ऐसा सोचता है तो इसमें क्या गलत है? और कांवड़ियों के इस अधिकार की रक्षा के लिए अगर सरकार इस तरह का अगर कोई आदेश जारी करती है तो इसमें क्या गलत है? और इसको
आप सोचिए कि पहलगाम की यात्रा के साथ या पहलगाम की आतंकवादी घटना के साथ इसको जोड़ा जा रहा है। एसटी हसन कह रहे हैं कि भाई पहलगाम में जो लोगों ने किया, आतंकवादियों ने किया, और यहां जो ढाबों और होटल मालिकों की पहचान की पड़ताल करने के लिए जिस तरीके से उनके पैंट उतारे जा रहे हैं, उसमें क्या अंतर है? एक बार जरा पहले आप सुनिए एसटी हसन को कि कैसे उन्होंने यहां जो होटल और ढाबों की पड़ताल की जा रही है, इस पड़ताल को उन्होंने पहलगाम की आतंकी घटना के साथ जोड़ा है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे एक अलग तरह का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है इसके नाम। देखिए, ये धर्म के ठेकेदार नहीं है, ये देश के दुश्मनों से मिले हुए लोग हैं जो देश के अंदर शांति नहीं चाहते, जो हिंदू मुसलमान करके यहाँ की आबादी को बांटना चाहते हैं। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? तो एसटी हसन कह रहे हैं कि भाई जो पहलगाम में जो धर्म पूछकर गोली मार दी गई, उसकी तुलना वो ये कह रहे हैं कि भाई ये जो ढाबों पे जो चेकिंग कर रहे हैं उसमें और इसमें क्या अंतर है? भाई बहुत बुनियादी अंतर है, क्योंकि यहां किसी का मजहब पूछ के उसको गोली नहीं मारी जा रही, किसी की हत्या नहीं की जा रही है। ये बात सही है, ये बात सच है कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू वीर संगठन हो या कोई और संगठन हो, उसको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं। अगर सरकार ने आदेश जारी किया है कि होटल और ढाबे मालिकों को अपनी पहचान उजागर करनी पड़ेगी और उनको अपनी पहचान सार्वजनिक करनी पड़ेगी, तो इस आदेश को इन्फोर्स करने का, इस आदेश को अमल में लाने का जो जिम्मा है, जो जिम्मेदारी है, वहां के प्रशासन पे है। वहां के स्थानीय प्रशासन की जवाबदेही है कि सरकार के इस आदेश का पालन करवाए। लेकिन कोई भी हिंदू संगठन या कोई भी किसी भी तरह का धार्मिक संगठन ये खुद से इस तरह के विजिलेंटिज्म को, उसको इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। तो हिंदू वीर संगठन जो कर रहे हैं वो ठीक है, वो गलत है, गैर कानूनी है और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनके खिलाफ मुकदमा भी हुआ है और कुछ लोगों को नोटिस भी जारी किए गए हैं और हो सकता है उनकी गिरफ्तारी भी हो। लेकिन क्या इसकी तुलना आप पहलगाम में आतंकवादी घटना से कर सकते? कांवड़ियों के हक या उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए अगर कुछ धार्मिक संगठन लोगों की जांच पड़ताल कर रहे हैं, तो क्या आप उसकी तुलना एक ऐसी घटना से कर देंगे जिसमें कि लोगों का धर्म पूछकर उनको गोली मार दी गई थी? ये आप सोचिए कि ये एक अलग तरह का नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं एसटी हसन। और जो पहलगाम में हुआ उसकी तुलना हिंदुस्तान के भीतर जो ये छोटी मोटी घटनाएं हैं जो धर्म के आधार पर हो रही हैं, उससे उसकी तुलना करके उन्होंने जो आतंकवादी घटना है जिसकी पूरी दुनिया में निंदा हो रही है, एक तरीके से उसको कमतर करने की कोशिश की है, उसको डाइल्यूट करने की कोशिश की। यह बात सही है कि मुसलमानों में भी पवित्रता का, स्वच्छता का अपना एक कॉन्सेप्ट है। वजू, गुस्ल और बहुत सारी चीजें हैं जो कि नमाज पढ़ने के पहले उसका ध्यान रखा जाता है। लेकिन उनके खान पान और बहुत सारी जो बाहरी चीजें हैं उससे उसका कोई रिश्ता नहीं होता। ये धर्म, अलग अलग धर्मों की अपनी अपनी मान्यता की बात है। इसमें कोई धार्मिक विद्वेष का मामला नहीं है। यह मामला पूरी तरीके से धार्मिक मान्यता से जुड़ा हुआ है और इसका ख्याल सिर्फ सरकार को इसका ख्याल रखना उस सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। यह जिम्मेदारी उन सारे लोगों की है जो उस कावड़ यात्रा के पूरे रास्ते में ढाबे या होटल चला रहे हैं। हज के दौरान मुसलमान इहराम यानी कि पवित्रता की स्थिति बनाए रखते हैं, लेकिन उनकी जो अनुशासन है, जो पवित्रता की स्थिति है, वो कावड़ियों से बहुत हद तक नहीं मिलती। शाकाहार या पवित्र वस्तुओं जैसे बाहरी जो प्रतीक है उस पर जोर नहीं होता हज में, लेकिन कांवड़ यात्रा में स्वच्छता और पवित्रता का इतना ध्यान रखा जाता है कि कांवड़ को जमीन पर नहीं रखा जाता है साहब, कि उसमें जो रखा हुआ गंगा जल है वो कहीं अपवित्र न हो जाए, क्योंकि वो पवित्र गंगा जल भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है, शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। तो हिंदू और इस्लाम की जो अलग अलग मान्यताएं हैं उसका ध्यान रखा जाना जरूरी है। और अगर कोई कांवड़िया या कोई भी धार्मिक व्यक्ति ये कह रहा है कि उसके धार्मिक मान्यताओं की रक्षा की जानी चाहिए
और उसका संवेदनशील तरीके से उसका ध्यान रखा जाना चाहिए, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और चाहे वो उत्तराखंड की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार, अगर लाखों कावड़ियों या लाखों करोड़ों शिव भक्तों के इस धार्मिक मान्यता का ख्याल रखने की कोशिश कर रही है, उसकी सुरक्षा करने की कोशिश कर रही है, तो उस पर जो भी सवाल उठ रहे हैं वो बेवजह के हैं और बेतुके हैं, और उसका एक मकसद है कि इस देश में धार्मिक विद्वेष को बढ़ावा देना। देश का मूड मीटर में वक्त है अगली स्टोरी का, और आपको यह बताने का कि क्या ईरान के खिलाफ ऑपरेशन मिडनाइट हैमर अमेरिका को भारी पड़ गया है। तो क्या ईरान के परमाणु ठिकानों पर बंकर बस्टर बम गिराने के चक्कर में अमेरिका ने अपना बड़ा नुकसान कर लिया है? क्या ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की जबरदस्त कामयाबी के दावे के पीछे अमेरिका कुछ ऐसी बात छिपा रहा है जो उसके B-2 बॉम्बर, जो स्टिल्थ बॉम्बर है, उसकी अजेय छवि के लिए एक बड़ा झटका साबित होने वाला है? आखिर अमेरिकन एयरफोर्स के ग्लोबल कमांड के मीडिया चीफ क्यों उस सवाल से कन्नी काट रहे हैं जो टेक कारोबारी एलन मस्क के करीबी दोस्त ने एक वीडियो जारी करके पूछा? ये वो बड़े सवाल हैं जिस पर अमेरिकी मीडिया में भी अभी तक कोई रिपोर्ट फाइल नहीं की गई, लेकिन ट्रंप के दोस्त और पूर्व पायलट डेविड मार्टिन के दावे के हवाले से अमेरिका सहित दुनिया भर में ये सवाल उठ रहा है। और वो सवाल क्या है, मूड मीटर में इन सवालों की परतें खोलूंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि ये खबर चर्चा में आई कैसे। अमेरिका ने 21 जून की रात एक सीक्रेट ऑपरेशन में ईरान के 3 परमाणु ठिकाने नतांज, फोर्डो और इस्फहान, इस पर जबरदस्त बमबारी की। और इस ऑपरेशन में इन तीनों ठिकानों पर अमेरिका के B-2 स्टेल्थ बॉम्बर ने 30,000 पाउंड वजनी कई बंकर बस्टर बम गिराए थे, जो अमेरिका के गैर परमाणु हथियारों में सबसे घातक कहा जाता है, सबसे विनाशकारी कहा जाता है। इसके बाद ट्रंप ने दावा किया कि इस कार्रवाई के जरिए ईरान की परमाणु क्षमता पूरी तरीके से ध्वस्त कर दी गई है, तबाह कर दी गई। इस सीक्रेट ऑपरेशन को अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर नाम दिया। इसे B-2 स्टेल्थ बॉम्बर जेट्स की फ्लीट के 2 अलग अलग ग्रुप ने अंजाम दिया था, और मीडिया में यह बताया गया कि B-2 बॉम्बर के पहले फ्लीट का मिशन ईरान के साथ साथ रूस और चीन का ध्यान भटकाना था, और इसीलिए उन्हें अमेरिका के व्हाइट मैन एयरबेस से ईरान की ठीक उल्टी दिशा में प्रशांत महासागर की तरफ उड़ाया गया, जहां की गुआम अमेरिकी बेस है। लेकिन जो दूसरा फ्लीट था, असल में जो इस मिशन को मिडनाइट हैमर को अंजाम देने वाला था, उसमें 7 B-2 स्टिल्थ बॉम्बर शामिल थे। उनको बहुत ही सीक्रेट तरीके से ईरान पर बमबारी के लिए निकाला गया। अमेरिका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन 7 B-2 बॉम्बर के सुरक्षित लौटने की बात कही, लेकिन यह नहीं बताया कि पहले फ्लीट में कितने स्टेल्थ बॉम्बर ने उड़ान भरी थी और वो सही सलामत वापस लौटे कि नहीं। इसी फ्लीट में से एक B-2 बॉम्बर के मिसिंग होने की खबर अब उड़ रही, जो अभी तक अपने बेस पे नहीं लौटा है। इस दौरान सोशल मीडिया पर बहुत सारी तस्वीरें वायरल होने लगी, जिसमें एक B-2 बॉम्बर को दुर्घटनाग्रस्त होता हुआ दिखाया गया, और इसमें दावा यह किया गया कि ईरान ने इसको मार गिराया है। B-2 बॉम्बर का एक विंग इसमें टूटा हुआ दिख रहा। इस तस्वीर ने दुनिया भर में सनसनी मचा दी थी। इस तस्वीर को लेकर यह भी दावा किया गया कि यमन की खाड़ी में हूती विद्रोहियों ने जिस मिसाइल को दागा था, यह B-2 बॉम्बर उसकी चपेट में आ गया। इस तस्वीर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर एक से बढ़कर एक दावे किए जा रहे हैं। कहने वाले तो यहां तक कह रहे थे कि नाम भले ईरान का आ रहा है, लेकिन असल में अमेरिका के B-2 बॉम्बर को इस हालत में पहुंचाने के लिए जो जिम्मेदार है वो चीन है। इसे साइबर अटैक के जरिए निशाना बनाया गया। इस दावे के समर्थन में वो कहानी भी सुनाई जा रही थी, जिसके मुताबिक चीन ने अमेरिका के B-2 बॉम्बर स्टेल्थ तकनीक को चुराने में कामयाबी हासिल कर ली, और उसके पास इससे जुड़ा हुआ सारा डेटा था, और उसी का इस्तेमाल करके उसने B-2 बॉम्बर पर साइबर अटैक किया और उसे जमींदोज कर दिया। ये सारी कहानियां चल रही है हर तरफ। जब इसकी चर्चा हो रही थी, अमेरिका ने तब इस दावे को कहकर इसलिए ऐसे करके खारिज कर दिया कि ये AI जनरेटेड तस्वीर है। लेकिन इसी के चंद घंटे बाद एलन मस्क के दोस्त और पूर्व पायलट डेविड मार्टिन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट की, जिसमें एक बार फिर से मिसिंग B-2 बॉम्बर की थ्योरी को
एक तरीके से काफी ताकत मिल गई, उसको हवा मिली। डेविड मार्टिन ने उस वीडियो में एक B-2 बॉम्बर को खुले आसमान में खड़ा दिखाया है और उसे ऐसा लग रहा है कि एक घेरे में रखा गया, एक गाड़ी से उसकी निगरानी की जा रही। ये वीडियो जो आप इस समय देख रहे हैं, यही वीडियो शेयर किया डेविड मार्टिन, और इस वीडियो को पोस्ट करके डेविड मार्टिन ने लिखा कि होनोलुलु इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर एक अकेला B-2 स्टेल्थ बॉम्बर खड़ा है और उसकी निगरानी की जा रही। टैक्सी से निकलते वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं और अभी तक कोई भी ऑनलाइन खबर नहीं आई है कि B-2 बॉम्बर यहां है। मैंने इतने करीब से पहली बार किसी B-2 बॉम्बर को देखा है। यह वीडियो 24 जून का था, यानी ईरान पर हमले के 2 दिन बाद का। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर पर अमेरिका के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये जो वीडियो जारी किया गया था, तो इसी वजह से इस पर यह सवाल या इसको लेकर के लोगों के मन में सवाल उठने लगे कि क्या B-2 बॉम्बर को लेकर अमेरिका कुछ छिपा रहा है? क्या मिडनाइट हैमर के दौरान कोई ऐसी घटना हुई जिसको कि अमेरिका नहीं चाहता कि दुनिया के सामने आए? इस वीडियो को लेकर चार्ल्स हॉफमैन से सवाल किया गया, जो अमेरिका के एयरफोर्स ग्लोबल स्ट्राइक कमांड के मीडिया ऑपरेशंस के प्रमुख हैं। तो उनका जवाब था कि हम अपनी सेना के मूवमेंट, डिप्लॉयमेंट और पोस्चरिंग पर कभी कोई कमेंट नहीं करते। यानी कि एक तरीके से उन्होंने सवाल को खारिज कर दिया। लेकिन ये सवाल खत्म नहीं हुआ। अमेरिकी सेना के बड़े अधिकारी की तरफ से आए इस जवाब ने उन दोनों सवालों के जवाब नहीं मिले कि पहला तो एक कि जो पहली फ्लीट गई थी उसमें से एक B-2 बॉम्बर के जो गायब होने की जो खबर चल रही है उसमें कितनी सच्चाई, और दूसरा सवाल ये कि होनोलुलु में जो B-2 बॉम्बर दिख रहा है वो आखिर वहां किस हालत में पहुंचा और क्यों वहां खड़ा है। आपको बता दें कि B-2 बॉम्बर दुनिया का सबसे महंगा फाइटर जेट है और B-2 बॉम्बर का इस तरीके से ग्राउंडेड दिखना यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और अमेरिका की जो इस बॉम्बर को लेकर जो छवि अमेरिका ने गढ़ी है पूरी दुनिया में, उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका है। क्यों, जरा उसको समझिए। एक B-2 बॉम्बर बनाने की लागत $2 बिलियन आती है, यानी कि आज की तारीख में मान लीजिए करीब करीब 17-18 हजार करोड़ रुपए। एक B-2 बॉम्बर बनाने की कीमत 17,000 करोड़ रुपए। अमेरिका के पास कुल 21 B-2 बॉम्बर थे और उसमें से 2 हादसे का शिकार हो चुके हैं पहले ही, और उनके पास अभी भी अमेरिका के पास 19 B-2 बॉम्बर है, जिसे वो दुनिया की नजरों से छुपाकर भारी सुरक्षा के बीच रखता है। ऐसे में एक B-2 बॉम्बर को लावारिस इस तरीके से रनवे पर दिखना उसका, वो दुनिया को चौंकाता है। सवाल यह है कि क्या यह वही B-2 बॉम्बर है जिसके ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के बाद मिसिंग होने की खबरें चल रही। अमेरिका की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं जारी की गई, लेकिन अंदर खाने चर्चा जरूर है कि होनोलुलु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ग्राउंडेड इस B-2 बॉम्बर में एक बड़ी टेक्निकल गड़बड़ी हुई। सवाल यह है कि अमेरिका इस बात को खुलकर क्यों नहीं स्वीकार कर रहा? क्या उसे इस बात का डर सता रहा है कि B-2 बॉम्बर की जो अजेय छवि और एक बहुत शक्तिशाली बॉम्बर होने की जो इमेज उसने दुनिया के सामने बनाई है, उसके इस घटना से उसके ध्वस्त होने का खतरा पैदा हो जाएगा? क्या एक कबूलनामा इस बात पर मुहर लगा देगा कि 70 के दशक में अरबों डॉलर खर्च करके अमेरिका ने जो स्टेल्थ विमान बनाया वो अब दुनिया के लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं? यह सच है कि B-2 बॉम्बर का हवा जो है वो पिछले दशकों में दुनिया में गढ़ा गया है और उसके ढहने का मतलब अमेरिका की दादागिरी को एक बड़ा झटका लग सकता है। शायद इसीलिए B-2 बॉम्बर की मिसिंग होने की खबरों को टेक्निकल गड़बड़ी के तौर पे भी अमेरिका स्वीकार करने में कतरा रहा है, उससे बच रहा है। तो मूड मीटर की अगली स्टोरी में इस सवाल की पड़ताल कि क्या जल्द ही अस्पतालों की ओपीडी में डॉक्टर की जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस रोबोट मरीजों का इलाज करेंगे। तो एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल तो आजकल आप सोशल मीडिया पर देख ही रहे हैं। पुरानी तस्वीरों को चाहिए तो पलक झपकते ही वीडियो में तब्दील कर लीजिए, या एक कमांड दीजिए और एआई आपके लिए मनचाहा वीडियो तैयार कर देगा।
वो थीसिस जिसको लिखने में आपको महीनों का वक्त लग सकता है, एआई मिनटों में लिख सकता है। लेकिन ये सब बहुत छोटी बातें हैं। असल में वो वक्त अब दूर नहीं जब एआई आपका सुपर डॉक्टर बनने वाला है। असाध्य बीमारियां जिसे पकड़ने में बड़े बड़े डॉक्टर भी चक्कर खा जाएं, एआई पलक झपकते उसे न सिर्फ पहचान लेगा बल्कि उसका सटीक इलाज भी सुझाएगा। और इसकी बानगी दिखनी शुरू हो गई। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एक ऐसा एआई टूल तैयार किया है जो वैसे तो अभी अपने डेवलपमेंट के शुरुआती फेज में ही है, लेकिन सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को मात देने लगा है। एआई की दुनिया में इसे मेडिकल सुपर इंटेलिजेंस कहा जा रहा है। इस एआई टूल की ताकत को आप ऐसे समझिए कि इसके सामने 10 ऐसे मेडिकल केस रखे गए जिनकी डायग्नोसिस बहुत ही जटिल थी। वो इस तरह के मेडिकल केसेस थे जिसके बारे में आसानी से समझ पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन इस एआई ने 8 मामले में, 10 में से 8 मामले में मेडिकल कंडीशन की एकदम सटीक पहचान कर ली। एकदम साफ साफ उसने बता दिया कि इस आदमी को यह बीमारी है, यह दिक्कत है। आप सोचिए, अगर आपको लग रहा होगा कि अच्छा 10 में से तो 8 ही किया ना, यानी कि 2 में तो गड़बड़ी हुई ही, तो आपको जरा रुक के और सोचना चाहिए, क्योंकि बात यहीं खत्म नहीं होती। जब इन्हीं 10 मेडिकल केसेस को एक्सपर्ट डॉक्टर्स के पैनल के सामने रखा गया, यानी कि वैसे डॉक्टर जो कि काफी अनुभवी थे और जिन्हें इस तरह की बीमारियों को डायग्नोज करने की जिनकी अच्छी खासी प्रैक्टिस रही है, जिनका अनुभव रहा है, ऐसे डॉक्टर्स एक्सपर्ट पैनल के सामने जब इन सारे 10 केसेस रखे गए, तो आपको पता है कि उनमें 10 में से कितने मामलों में उन्होंने सही डायग्नोसिस किया। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे, वो 10 में से सिर्फ 2 केसेस को सही तरीके से डायग्नोज कर पाए। यानी कि 10 में से 8 मामलों में वो जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे वो फेल हो गए। अब आप सोचिए कि अब ये शुरुआती टेस्ट में जब एआई इतना बड़ा कमाल कर सकता है, इतना शानदार तरीके से डायग्नोसिस कर रहा है, तो अगले कुछ सालों में ये और कितना सटीक तरीके से बीमारियों की पहचान और उसका इलाज करने लगेगा, आप इसका अंदाजा खुद लगाइए। एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में इस तरह के एआई की वजह से इलाज का खर्च बहुत हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल अपेक्षाकृत बहुत कम टेस्ट के जरिए रोगों की ज्यादा सटीक पहचान करने में सक्षम होंगे। अभी आज की तारीख में आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपने देखा होगा कि जाते के साथ ही डॉक्टर आपसे कुछ सवाल जवाब करता है और उसके बाद आपको 10-12 तो टेस्ट लिख देते हैं। फिर जाकर के वो सारे टेस्ट कराइए, खून की, पेशाब की, फला की, चिला की, ऐसा ये एक्सरे, वो एमआरआई, ये तमाम तरह के टेस्ट हो जाते हैं और फिर वो सारे रिपोर्ट्स देखने के बाद किसी नतीजे पे पहुंच पाते हैं। क्योंकि कई मामलों में डॉक्टर को इस बात का सही आकलन नहीं होता, अनुमान नहीं होता कि ये बीमारी क्या हो सकती है। कोई डॉक्टर जितनी सटीकता से या जितना जल्दी इस बात का अनुमान लगा लेगा कि ये बीमारी क्या हो सकती है, वो उतना कम डायग्नोसिस लिखेगा, उतने कम तरह के टेस्ट लिखेगा। अब एआई जो है वो यही करने वाला है। आपको बहुत मिनिमल टेस्ट के जरिए वो आपकी बीमारी की, आपकी परेशानी की पहचान कर लेगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में इतनी तेजी से बदलाव आ रहे हैं कि हर कंपनी आगे निकलना चाहती और इसमें पूरी दुनिया में होड़ मची। और उसी से जुड़ी हुई एक और आपको अपडेट मैं आपको बताता हूं। एक कंपनी है मेटा, जिसको आप फेसबुक के नाम से जानते हैं। इसके मालिक मार्क जुकरबर्ग, उन्होंने अपनी कंपनी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में सबसे आगे लाने के लिए एक बहुत बड़ी टीम हायर की है, एकदम नई टीम हायर की। एआई सुपर इंटेलिजेंस टीम बना रहे हैं और इसकी वजह से एआई से जुड़ी बाकी सभी कंपनियों में एक तरीके से खलबली मची हो, क्योंकि दावा यह किया जा रहा है कि मार्क जुकरबर्ग ने एआई इंजीनियर्स और रिसर्चर्स को मुंह मांगा दाम नहीं, बल्कि इतना दाम दे रहे हैं कि उतने में छोटा मोटा आइलैंड आ जाएगा। इसीलिए अपनी कंपनी छोड़कर मेटा एआई सुपर इंटेलिजेंस टीम ज्वाइन करने वालों की लाइन लगी हुई और दावा यह किया जा रहा है
कि मार्क जुकरबर्ग ने खजाना खोल दिया। कितना अमाउंट ऑफर कर रहे हैं, एक बार आप जानिएगा तो आप हैरान रह जाइएगा। मार्क जुकरबर्ग के लिए ये एआई सुपर इंटेलिजेंस टीम कितना मायने रखती है, वो इस बात से जान लीजिए, इस बात से इसको समझिए कि मार्क जुकरबर्ग पर्सनली रिसर्चर से कांटेक्ट कर रहे हैं, उनसे पहले व्हाट्सएप से बात करते हैं और फिर अपने घर पर डिनर पर बुलाकर बात कर रहे हैं और तब हायर कर रहे हैं, क्योंकि मार्क ने टारगेट लिया हुआ है कि मेटा को सुपर इंटेलिजेंस एआई के मामले में ऐसी टीम बनाना है जो कि सभी मानवीय क्षमताओं से परे हो, और इसके लिए चाहे उनको जितना निवेश करना पड़ेगा वो करेंगे। मेटा की जो मार्केट वैल्यू है इस समय 1.77 ट्रिलियन है। जाहिर है कि पैसे की बहुत कमी नहीं है, इसलिए आज ओपन एआई कंपनी जिसने की चैट जीपीटी बनाई है, वो $300 बिलियन की वैल्यूएशन वाली कंपनी होने के बावजूद मार्क जुकरबर्ग के सपने की वजह से दहशत में, और दावा यह किया जा रहा है कि मेटा ने एआई सुपर इंटेलिजेंस टीम बनाने के लिए कुछ रिसर्चर्स को $100 मिलियन तक ऑफर किया है। $100 मिलियन। हालांकि मेटा ने इतने मोटे बोनस के दावे को खारिज किया है, लेकिन इतनी मोटी रकम दी जा रही है कि कहा जा रहा है कि इतना बड़ा मार्केट में डिसरप्शन पैदा हो सकता है कि थोड़े दिन के लिए चैट जीपीटी की सेवाएं भी बाधित हो सकती, क्योंकि उसकी ज्यादातर टीम जो है वो मेटा को ज्वाइन करने जा रही है। आप सोचिए कि एआई की दुनिया में किस तरह की होड़ लगी हुई है और आने वाले दिनों में इसके क्या नतीजे सामने आने वाले हैं। तो देश का मूड मीटर में वक्त इतना ही था। मुझे दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पार देखिए प्रतिशोध, मेजर गौरव आर्या और दिनेश गौतम के साथ।